हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग और इस बुक के भी पार्ट सेकंड की जो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 13 से। तो अभी तक इस पार्ट 2 या सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जो है हमारे 5 चैप्टर जो है वो कर लिए हैं, दैट इज़ 13 से लेकर 17 तक। और आज हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 18 इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करेगा हॉट डेजर्ट और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट को लेकर, यानी कि डेजर्ट की बात यहाँ पर सारी की सारी की जाएगी। जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने सवाना को लेकर बात की थी, सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। और ये चीज़ आपको पता है कि हम कैसे आगे को बढ़ रहे हैं। जहाँ से हमने क्लाइमेट स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 15 से, हमने सबसे पहले जो इक्वेटोरियल वाले रीजन है वहाँ का हॉट वेट क्लाइमेट देखा। उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा सा और दूर गए तो हमने ट्रॉपिकल रीजन में जो मॉनसून क्लाइमेट होता है या ट्रॉपिकल का मरीन क्लाइमेट होता है वो देखा। उसके बाद पिछले चैप्टर में थोड़ा सा उससे हम लोग और अलग जगह पे गए जहाँ पर हमने सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा। और अब हम बात कर रहे हैं हॉट डेजर्ट्स की, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के डेजर्ट्स रहेंगे, एक रहेगा हॉट डेजर्ट और दूसरा रहेगा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से टेम्परेट डेजर्ट। तो ये सारा चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें हम लोग जो है डेजर्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है, कितनी बारिश होती है, कितना टेम्परेचर वगैरह रहता है, वो सब चीज़। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का फुल कोर्स तो वेबसाइट पर हमारा अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे, एड फ्री मिल जाएंगे, मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके भी आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपना डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, इसको पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द हॉट डेजर्ट और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स। अब इसमें जैसे अभी तक आप लोगों को पता लग चुका है कि इन चैप्टर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो पाया कहाँ पर जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पहले दिखा है कि डेजर्ट्स आर द रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लेस, यानी कि बहुत कम बारिश होती है। ये एक जनरली भी हमें पता है, डेजर्ट्स या जो जिसको हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, वहाँ पर बारिश क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो विच मे बी हॉट लाइक द हॉट डेजर्ट ऑफ द सहारन टाइप और टेम्परेट एज आर द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स लाइक द गोबी। यानी कि डेजर्ट्स ऐसे रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और ये हॉट डेजर्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे सहारन टाइप, है ना। सहारा मतलब जो आपका अफ्रीका का डेजर्ट है वो, और या फिर आपके मिड लैटिट्यूड डेजर्ट यानी कि टेम्परेट डेजर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, है ना। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, अभी सारे के सारे डेजर्ट नीचे मैप जो दिया हुआ है उसमें दिए गए हैं, वो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। अब इसके बाद क्या लिखा है, द एरिडिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट्स इज मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेड विंड डेजर्ट्स। एरिडिटी का मतलब होता है वहाँ का जो एरिडनेस है, जो सूखापन है हॉट डेजर्ट्स का, वो क्यों है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स वहाँ से बह रही हैं दे आर ऑफ शोर। ऑफ शोर का मतलब है कि वो कहीं समुद्र से या कहीं वाटर बॉडी से कोई भी मॉइस्चर लेके नहीं आ रही है, क्योंकि वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो विंड्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई मॉइस्चर नहीं होगा और इसीलिए बारिश होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसलिए इस तरीके के जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनको ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। जो टेम्परेट डेजर्ट्स हैं, यानी कि जो मिड लैटिट्यूड वाले डेजर्ट हैं, ये रेनलेस क्यों है। रेनलेस मतलब कि यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि बिकॉज ऑफ देयर इंटीरियर लोकेशन इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स। इंटीरियर लोकेशन मतलब कि ये एक तरीके से आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है, मतलब इनके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, कहीं पर भी पानी का कहीं कोई चांस है ही नहीं
कि अगर कहीं से कोई विंड आ भी रही है तो वो मॉइस्चर लेके आए, उससे बारिश हो, ऐसा कहीं पर कोई चांस नहीं है। और वेल अवे फ्रॉम द रेन बियरिंग विंड्स, वही लिखा है कि जहाँ से कोई ऐसी विंड जो रेन अपने साथ लेके आए, मॉइस्चर लेके आए, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये इंटीरियर में है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में ये लोकेटेड है। अब जो मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा वेस्टर्न कोस्ट में। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, है ना। ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न मतलब जो पश्चिमी साइड है, जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर हमें हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। और कहाँ पर है, बिटवीन द लैटिट्यूड्स 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 से 30 डिग्री साउथ। तो आप ये चीज़ समझिए कि ये इक्वेटोरियल रीजन नहीं है। इक्वेटोरियल से थोड़ा सा आप 15 डिग्री ऊपर जाएंगे तो वहाँ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और वहाँ से लेकर 30 डिग्री साउथ, वहाँ पर ये लैटिट्यूड जो है डेजर्ट्स लाई करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो हॉट डेजर्ट्स हैं ये कैसे हो गए, दे आर द ट्रॉपिकल, है ना, लगभग ट्रॉपिकल एरियाज में है। पर इक्वेटर वाला जो रीजन है वहाँ पर आप उसको छोड़ दीजिए, है ना, वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर में हमें पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इक्वेटर में डेजर्ट नहीं होंगे, ट्रॉपिकल रीजन में ये डेजर्ट लाए करेंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला आपको दिख जाएगा सहारा डेजर्ट, है ना, अफ्रीका का बहुत ही फेमस डेजर्ट, बहुत ही बड़ा डेजर्ट। ये आपको यहाँ पर फिगर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, दिस इज योर सहारन डेजर्ट, है ना, सहारा डेजर्ट है ये। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट है, मतलब कि एक ऐसा डेजर्ट जो सबसे बड़ा है, जिसकी ईस्ट वेस्ट अगर हम डिस्टेंस की बात करें या लेंथ की बात करें तो लगभग 3200 माइल के आसपास है। और इसकी अगर विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो वो लगभग 1000 माइल की है। तो इसका जो टोटल एरिया बनता है वो लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है। और अगर हम उसको कंपेयर करें यूएसए जो है उसकी 50 स्टेट से, अगर उन सारे के सारी 50 स्टेट्स को मिला भी दे तो उससे भी बड़ा इसका एरिया है। यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा डेजर्ट है दैट इज योर सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। और बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कहाँ पर है, जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट है वहां पर। इसके बाद जो अगला बिगेस्ट डेजर्ट है वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट विच कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ये भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप जैसे यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये है योर, ये कौन सा डेजर्ट है, दिस इज योर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट का लगभग आधा हिस्सा क्या करा हुआ है, इसने कवर किया हुआ है। इसके बाद बाकी कुछ हॉट डेजर्ट्स आपको यहाँ पर और भी देखने को मिलेंगे जिनके नाम दिए हैं। एक है अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, है ना, यहाँ पर आप मैप में भी साथ साथ देख सकते हैं। ये आपका अरब वाले एरिया में है, दैट इज अरेबियन डेजर्ट। फिर ईरान वाले एरिया में आ जाएगा ईरानियन डेजर्ट। फिर उसके बाद आप अगले इधर की तरफ को आएंगे तो इंडिया की तरफ को, तो आपको पता है इंडिया में थार डेजर्ट है ना, इंडिया और जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर थार डेजर्ट है। देन वी हैव द कालाहारी एंड द नामिब डेजर्ट। कालाहारी और नामिब डेजर्ट जो है दे आर ऑल्सो इन अफ्रीका, और ये सदर्न अफ्रीका की तरफ है। देखिए ये नामिब है एंड दिस इज योर कालाहारी डेजर्ट। इसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका में अगर आप चले जाएं तो डेजर्ट्स जो है आपको मैक्सिको से लेकर यूएसए की तरफ को, है ना, यानी कि डेजर्ट्स जो है वो मैक्सिको से लेकर यूएसए की तरफ को एक्सटेंड करते हैं और इनको अलग अलग नाम से जो है बोला जाता है। द मोआवे, ये मोआवे की स्पेलिंग आपको ऐसी लिखी दिख रही है, कहीं कहीं पर आपको MOJAVE भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मोआवे, ये जे लगभग इसका यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर अगर बात करें तो एच साइलेंट है, तो इसका नाम इसको प्रोनाउंस करा जाता है मोआवे डेजर्ट। तो ये मोआवे डेजर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद सोनोरन डेजर्ट भी इसका नाम है, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, मैक्सिकन डेजर्ट, तो अलग अलग तरीके का नाम है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कैलिफोर्नियन करंट जहाँ पर बह रही है वहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये जो पतली सी आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप दिख रही है, इसको अगर मैं रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश करूँ अगर पॉसिबल हो तो, ये यहाँ पर बेसिकली गल्फ ऑफ है कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर जो डेजर्ट है दैट इज मोआवे डेजर्ट, और उसका नाम सोनोरन डेजर्ट, कैलिफोर्नियन डेजर्ट या फिर मैक्सिकन डेजर्ट भी उसको बोला जाता है। अब हम बात करें अगर दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की, तो वहाँ पर एक डेजर्ट है दैट इज द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट या उसको पेरुवियन डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेरू का कोस्ट है, पेरुवियन करंट्स वहाँ से बहते हैं। पेरुवियन करंट इज वन ऑफ द कोल्ड करंट, है ना, और वैसे भी आप इसके एरो के डायरेक्शन से ही पता लगा सकते हैं, ये नीचे पोल्स की तरफ से पानी आ रहा है, इक्वेटर की तरफ को आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या होगा, कोल्ड करंट होगा, ठंडा करंट होगा, है ना। तो पेरुवियन कोस्ट के पास जो डेजर्ट है दैट इज योर एटाकामा डेजर्ट। और एटाकामा डेजर्ट की एक जो खासियत है, जो इसकी स्पेशलिटी है, वो ये है कि इट इज ड्राइएस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट्स
विद लेस देन 0.5 इंचेस ऑफ रेन एनुअली। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कम बारिश हो रही है। तो ये बोला जा रहा है कि जो अटाकामा डेजर्ट या पेरुवियन डेजर्ट है वो सारे डेजर्ट्स में से सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है, यानी कि सबसे सूखा जो डेजर्ट है दैट इज़ योर अटाकामा डेजर्ट। और यहाँ पर पूरे साल भर में मिला के भी लगभग 0.5 इंच यानी कि आधे इंच से भी कम बारिश होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे सारे के सारे जो हॉट डेजर्ट्स थे, वो जो 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लाए कर रहे थे। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, या फिर हम इनको अगर टेम्परेट डेजर्ट्स भी बोलते हैं तो वो गलत नहीं है। टेम्परेट डेजर्ट्स ये कहाँ पर है? मैनी और फाउंड ऑन द प्लेट्यूज, है ना। प्लेट्यूज के ऊपर पाए जाते हैं। प्लेट्यूज मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्लैट लैंड है, कोई ऐसी फ्लैट ज़मीन है, उस पर अगर कोई इस तरीके का हिस्सा है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, द हाईलैंड टाइप, तो ये कहलाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू या अगर आप इसको हिंदी में जानते हैं तो इसको बोला जाता है पठार, है ना। जैसे इंडिया के में तो बहुत फेमस है डेक्कन प्लेट्यू, वो सब आप जानते हैं, दक्कन की पठार, है ना। तो प्लेट्यू के ऊपर ज़्यादातर जो टेम्परेट डेजर्ट्स हैं या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं वो लाए करते हैं। एंड आर एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और ये भी आप देखेंगे कि वो समुद्र से भी काफ़ी दूर है। अब यही चीज़ अगर आप चेक करें जो मैंने आपको पिछले वाले डेजर्ट बताया, दैट इज़ दी हॉट डेजर्ट या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट, चाहे उसमें आप मोहावे डेजर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे अटाकामा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे सहारा की बात कर लें, नामेब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, कोई भी डेजर्ट की आप बात कर लें, या फिर चाहे अरेबियन, ईरानियन, थार डेजर्ट की बात कर लें, ये आपको कहीं ना कहीं पर जो है पानी के सोर्स के पास दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दिस इज योर अटलांटिक ओशन, है ना। ये अटलांटिक ओशन है पूरा का पूरा, ये आपका पैसिफिक ओशन है। और यहाँ की अगर आप बात कर लें तो हेयर वी हैव द इंडियन ओशन। तो कहीं ना कहीं पर पानी तो सब जगह है। और इंडियन ओशन से भी अगर आप इधर की तरफ को अंदर चले जाएंगे तो वी हैव द, जहाँ पर अरेबियन आपको ये दिख रहा है, वहाँ पर आपका पता है अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। तो यानी कि पानी यहाँ पर सबके पास है, मतलब सब जो जगह है वो पानी के पास है। लेकिन अब जो ये दूसरे कलर में आपको दिख रहे हैं दैट इज द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, ये आप देख लीजिए पानी के पास कोई भी नहीं है, है ना। इसमें देखिए दिया गया है जैसे गोबी डेजर्ट है, तुर्किस्तान है, पैटागोनियन डेजर्ट्स है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है गोबी डेजर्ट, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके बीच में ये डेजर्ट है। सिमिलरली वी हैव द तुर्किस्तान डेजर्ट, और एक डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर साउथ अमेरिका में, दैट इज पैटागोनियन डेजर्ट। अब लेकिन ये पैटागोनियन डेजर्ट की थोड़ा सा मैं आपको अगर मतलब इसके बारे में बताऊं तो इसमें क्या है कि द पैटागोनियन डेजर्ट इज मोर ड्यू टू इट्स रेन शेडो पोजिशन ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द लॉफ्टी एंडीज देन टू कॉन्टिनेंटलिटी। यानी कि ये जो गोबी डेजर्ट या तुर्किस्तान डेजर्ट है ये तो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है, तो यहाँ पर तो जो कॉन्टिनेंटलिटी वाला इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और जो टेम्परेचर आप देखेंगे कि रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दिन के समय में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रात के समय में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटलिटी वाला जो इफेक्ट है कि लैंड अगर धूप पड़ती है तो जल्दी गर्म होती है, फिर रात होती है तो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू द वाटर बॉडीज़, वो चीज़ है ना। लेकिन ये जो पैटागोनियन डेजर्ट है इसके केस में थोड़ा सा अलग बात है। पैटागोनियन डेजर्ट के केस में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अटाकामा डेजर्ट है उसके बाद अगर आप इधर की तरफ पे देखेंगे तो आपके पास एक माउंटेन रेंजेस आती है दैट इज योर एंडीज, है ना। अब एंडीज में जब अगर बारिश होगी, पहली बात तो यह है कि पेरुवियन करंट है, कोल्ड करंट है, तो इससे डेसिकेटिंग इफेक्ट यानी कि सुखाने वाला इफेक्ट आता है और बारिश वैसे कम होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो एंडीज की तरफ को अगर कोई भी बारिश होगी तो उसके फिर ये जस्ट पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ मतलब कि आपको पता है कि अगर कोई भी इस तरीके का माउंटेन होता है और इस तरफ से विंड आ रही है तो यहाँ पर बारिश होती है और इस साइड बारिश नहीं होती है ना। इस साइड बारिश बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये होती है उसकी विंडवर्ड साइड और ये कहलाती है लीवर्ड साइड या फिर रेन शेडो एरिया, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो एंडीज डेजर्ट के लीवर्ड साइड में या फिर रेन शेडो साइड में है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और बाकी ये जो तुर्किस्तान और गोबी के बारे में बताया गया है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट करता है और इस वजह से यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आप देख लीजिए आसपास कहीं पर भी कोई वाटर बॉडी तो है नहीं कि जहाँ से कोई अगर एयर आ भी रही है तो वो मॉइस्चर कैरी अपने साथ करेगी। तो आई होप ये चीज़ आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए कि कहाँ कहाँ पर आपको हॉट डेजर्ट यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलते हैं और कहाँ पर आपको जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट या फिर टेम्परेट डेजर्ट जिनको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको आई थिंक पिछले चैप्टर में भी एक बात ये बताई थी कि जब भी आप इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं या जो भी यहाँ पर मैप आपको दिखाया जा रहा है
उसके लिए एक बेटर अप्रोच आप लोगों के लिए ये रह सकती है कि आप एक वर्ल्ड का मैप ले लें और उस वर्ल्ड के मैप में ये अलग अलग जो छोटे छोटे रीजन्स आपको दिखाए जा रहे हैं उनको आप ऑन अ चैप्टर बेसिस पे, यानी कि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं रीजन वाइज, उसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक मैप में मार्किंग अपनी कर सकते हैं। कि उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक ये बुक कंप्लीट होगी, जब तक हम सारे के सारे जितने भी क्लाइमेट हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके होंगे, तब तक आपका पूरा का पूरा जो वर्ल्ड मैप है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भर जाएगा और उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन से तरीके का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। फिर उसको आप जो है अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है या फिर कोई रेन शेडो वाला बात है, तो वो चीज़ें फिर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और एक तरीके से आप कहिए कि उससे आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। तो ये इस बुक का फ़ायदा है। मैं कहूँगा इस बुक का फ़ायदा ये है, और मैंने कई जगह पर ये चीज़ देखी है, सुनी है, आप लोगों ने भी हो सकता है कि सुनी हो। लोग कहते हैं कि जीसी लियोंग के जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल बेकार है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को अगर ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से समझा जाए, अगर जो कंटेंट दिया है, जो कंसेप्ट दिया है, उसको अगर हम एक प्रॉपर तरीके से या एक बेटर तरीके से अगर यूटिलाइज करना हमें आता है, हमें करना जानते हैं, तो कंटेंट कहीं पर भी जो है वो यूजलेस नहीं है एज सच, है ना। अब कोई अगर बहुत ही, जैसे और भी बहुत सारी जो बुक्स आती हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं ज्योग्राफी की, जो कि 700-800 पेजेस की हैं, तो उनको पढ़ना एज सच मैं कहूँगा कि कॉस्ट बेनिफिट उनका उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है। 700-800 पन्ने की बुक अगर आप एक सब्जेक्ट की पढ़ेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स कैसे कवर करेंगे, है ना। जैसे इंडियन पॉलिटी है, या फिर आपको पता है कि हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको बिपिन चंद्रा है, या फिर आपको जो स्पेक्ट्रम वगैरह है वो पढ़नी है, तो आप कैसे उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, है ना। 700-800 पन्ने की अगर आपको 3-4 सब्जेक्ट की बुक पढ़नी पड़ जाए और सब कुछ याद करना पड़ जाए, उसमें से नोट्स बनाने पड़ जाए, तो फिर वो बहुत बड़ी एक चैलेंज है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप उसको 1 साल 1.5 साल के अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट भी करें, उसको नोट्स भी बनाएं, रिवाइज करें, याद करें, और साथ ही साथ फिर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, आपको अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जो कहा जाता है कि तू कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो बेसिक्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर रखिए, है ना। किसी भी गेम में अगर आपने कभी कमेंट्री सुनी है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ सुनी है, तो वहाँ पर यह बोला जाता है कि कोई भी खेल जीतने के लिए आपको अपने बेसिक्स जो है वो क्लियर रखने हैं। बेसिक्स मतलब कि आप जो मूलभूत चीज़ें कर रहे हैं उसमें गलतियां नहीं करनी है ना। जैसे कि अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में बोला जाता है कि आपको अपने बेसिक्स सही रखने हैं, मतलब आपको अपनी टेक्निक सही रखनी है। आपको अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको कैचेस वगैरह पकड़ने हैं, मिसफील्डिंग नहीं करनी है। अगर हम फुटबॉल की बात करें या हॉकी की बात करें तो वहां पर क्या है कि आपको जो अपनी पासिंग गेम है वो बहुत ही अच्छे से खेलनी है। तो दीज आर नोन एज द बेसिक्स। तो आपको किसी भी जगह पर, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेल हो, आपको अपने जो बेसिक्स है और जो भी उस चीज़ की, चाहे खेल है चाहे पढ़ाई है, उसकी जो एक बेसिक रूल्स है, जो उनकी एक बेसिक डिमांड है, उसको लेके चलना है। ठीक है, आप उसको सरपास करने की कोशिश ना करें, है ना, कि मैं कोई शॉर्टकट लगाऊं या मैं कुछ ट्रिक का यूज़ करूं। वो सरपास करना जो है वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि नुकसानदायक पड़ सकता है। तो आई होप ये थोड़ा सा जो मोटिवेशनल या ज्ञानवर्धक बातें थी वो आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग समझ गए कहाँ कहाँ पर ये तरीके के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट में देखिए, फ्यूअर डेजर्ट्स वेदर हॉट और मिड लैटिट्यूड हैव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ मोर देन 10 इंचेस। यानी कि चाहे हम हॉट डेजर्ट की बात करें या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट की बात करें, बहुत कम ही डेजर्ट या रेगिस्तान आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर 10 इंच से ज़्यादा एनुअल प्रेसिपिटेशन या सालाना बारिश होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के विलियम क्रीक की हम बात कर लें तो वहां पर सिर्फ 5.4 इंचेस यानी कि 4.5-4% बारिश, 4 इंच बारिश होती है। इंडिया के कोटा की अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ 4 इंच बारिश है। यूएसए के एरिजोना में जो यूमा है वहां पर 3.3 इंच बारिश है ना। और मिड सहारा की अगर हम सालाह में बात कर लें या फिर मिड एटाकामा के अरीका में बात कर लें तो वहां पर प्रैक्टिकली कोई भी बारिश नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब कि इतनी कम है कि उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि जो ये एटाकामा के अरीका में दिया हुआ है, यहाँ पर
17 साल के दौरान सिर्फ 0.02 इंचेस बारिश हुई है, और वो भी 3 लाइट शावर्स में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 17 साल में सिर्फ 3 बार बारिश हुई है, और वो भी कितनी, टोटल मिला के 0.02 इंच, मतलब बहुत कम बारिश है। इसके बाद अगर हम एडागामा के ही एक दूसरे स्टेशन की बात करें जो उससे लगभग 150 माइल्स के आसपास है, और कहां पर है, दैट इज एट इक्विक, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन वॉज रिकॉर्डेड फॉर 4 ईयर्स। तो यहां पर 4 साल तक बारिश हुई ही नहीं है। और उसके बाद एक टॉरेंशियल डाउनपोर होता है। टॉरेंशियल डाउनपोर मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, केम वन आफ्टरनून, यानी कि एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है और जिसमें 2.5 इंच की बारिश हो जाती है। मतलब 4 साल तक बारिश नहीं हुई, फिर 2.5 इंच बारिश हुई, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब आप इस 2.5 को क्या करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तब आपको एनुअल रेनफॉल मिलेगी, है ना। तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि 0.6 इंच के आसपास बैठेगी आपकी क्या, एनुअल रेनफॉल या फिर एनुअल प्रेसिपिटेशन, है ना। तो देख सकते हैं कि कितनी कम बारिश इन जगहों पर हो रही है। The aridity of the deserts is the most outstanding feature of the desert climate. तो डेजर्ट्स की जो एरिडिटी है, जो एरिडपन है, जो सूखापन है, वो डेजर्ट क्लाइमेट का एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर, या मैं कहूंगा कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अब हम यहां पर ये एग्जामिन करेंगे कि वाई दे आर सो ड्राई। ये जो डेजर्ट्स हैं वो इतने ज्यादा ड्राई है क्यों, कितनी बारिश हो रही है ये मैंने आपको बता दिया। हमने ये भी देख लिया कि बारिश बहुत कम है, इसलिए ये ज्यादातर डेजर्ट जो है वो सूखे हैं। अब हमें ये एनालाइज करना है कि ये सूखे क्यों हैं। अब जितने भी कंसेप्ट्स हमने प्लेनेटरी विंड्स वाले चैप्टर 14 में पढ़े हैं, उनका हम लोग यूज करेंगे, उनके कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करेंगे और समझेंगे कि ये डेजर्ट्स जो है इतने सूखे या ड्राई क्यों हैं। देखिए, द हॉट डेजर्ट्स लाई अस्ट्राइड द हॉर्स लैटिट्यूड और द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वेयर द एयर इज डिसेंडिंग। जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो आप लगभग देखिए, जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला रीजन होता है, कहां पर होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला रीजन, लगभग आप कह सकते हैं 30 डिग्री के आसपास, या उसी के 15 से 30 डिग्री के आसपास ही आपको पता है कि सब ट्रॉपिकल हाई, है ना, ये रीजन लाई करता है। और सब ट्रॉपिकल हाई, अगर आपको सब ट्रॉपिकल नाम यही भी याद है, हाई तो याद है, हाई का मतलब क्या है कि विंड वहां पर जमीन की तरफ को बैठ रही होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंड जो है वो जमीन की तरफ को बैठ रही होगी, वेयर द एयर इज डिसेंडिंग। अब आपको पता है कि बारिश कैसे होती है। बारिश होती है जब कहीं पर भी एक लो प्रेशर का जोन बनेगा, विंड की डेंसिटी कम होगी, विंड वहां से ऊपर की तरफ को उठेगी, विंड कहें या एयर कहें, वो ऊपर की तरफ को उठेगी हाइट में। और जैसे जैसे हमें पता है कि एक लैब स्लेट हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जैसे जैसे हाइट के साथ हम जमीन से ऊपर की तरफ को जाते रहते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो एयर का टेम्परेचर भी ऊपर को जाएगी तो कम होगा। कम होगा तो क्या है कि उसकी जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर कम होगा, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एयर थोड़े समय के बाद सैचुरेट होगी और उसके बाद बादल बनेंगे और बारिश होगी। लेकिन उसके लिए मेजर कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका लो प्रेशर जोन होना चाहिए, तभी जाके बारिश हो सकती है। अब यहां पर तो देखिए बिल्कुल उल्टा है, यहां पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर जोन बना हुआ है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि विंड नीचे की तरफ को आ रही है, एयर नीचे की तरफ को आ रही है जमीन में, तो उस कंडीशन में बारिश तो नहीं हो सकती। तो यही चीज यहां पर लिखी है, द कंडीशन लीस्ट फेवरेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी काइंड टू टेक प्लेस। ये बात आप समझ गए कि जहां पर भी अगर हाई प्रेशर जोन होगा तो एयर नीचे की तरफ को आएगी, और नीचे की तरफ को अगर आ रही है तो यहां पर आप बात समझ जाइए कि बारिश होने की कोई भी चांसेस नहीं है, नो रेन। पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स है, दे ब्लो ऑफ शोर एंड द वेस्टर्लीज लाइज दैट आर ऑन शोर ब्लो आउटसाइड द डेजर्ट लिमिट्स। अब देखिए, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में ही लेके चलूं और अगर मैप में ही समझाऊं, सपोज कर लीजिए हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट को लेकर, ठीक है। अगर हम यहां पर वाला रीजन देख लें, सपोज करिए कि हम इस रीजन की बात कर लें जो हमारा इक्वेटर के पास वाला रीजन है, ऐसे, है ना। अब इक्वेटर के जो पास वाला रीजन है, यहां पर आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन के आसपास यू नो कौन सी विंड होती है, वी हैव द ट्रेड विंड्स। मैं सिर्फ आपको एक ही हेमिस्फीयर में दिखा रहा हूं, दूसरे हेमिस्फीयर में आप उसको खुद देख सकते हैं, है ना, ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो यानी कि यहां से अगर ट्रेड विंड्स बह भी रही हैं तो वो ऐसे बहेंगी। आई होप क्लियर है।
और ऐसे बहने का मतलब क्या है कि वो सहारा डेजर्ट से बाहर की तरफ को जा रही है ना, सहारा डेजर्ट से बाहर की तरफ को जा रही है, तो सहारा डेजर्ट में तो बारिश होने का कोई भी चांस नहीं होता। यही चीज यहां पर लिखी है पहली बात कि द रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स ब्लो ऑफ शोर बह रही है ना। तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो ये वाला रीजन है, इसको अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, जो इसके ऊपर वाला रीजन होगा, ये आपका कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जहां पर आपका, मैं अब इसको आपको नाम देख के दिखाता हूँ, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे शेड कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज अवर इक्वेटर, है ना, और इससे अगर ऊपर गए तो यहां पर क्या आएगा? वी हैव द इक्वेटोरियल लो है, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई आ जाएगा आपका, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको पता है कि वी हैव ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो, और यहां पर आपका आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई, और इसके ऊपर आपका आ जाएगा लो, यहां पर आ जाएगा आपका फिर से लो प्रेशर का जोन, है ना, यहां पर लो प्रेशर जोन आएगा। तो यहां पर अगर आप एक चीज को समझें, क्या समझ सकते हैं आप? अगर आप थोड़ा सा, ये ट्रेड विंड्स वाला वैसे मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। मतलब इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं, नहीं तो डाउट आ सकता है। एक मिनट रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ऊपर बनाएंगे हम, मतलब लगभग ये आप कह सकते हैं कि इस रीजन तक लाई करेगा, ऐसे आधे में, ठीक है, ऐसे करके आप इसको अगर देख लेंगे तो ऐसा कुछ लाई करेगा। ये आपका होगा इक्वेटोरियल लो, और ये आपका होगा सब ट्रॉपिकल हाई। इसके बाद फिर जो ऊपर का रीजन होगा यहाँ पर, मतलब इस रीजन तक मान लीजिए यहाँ पर, है ना, ऐसे, तो ये आपका कौन सा रीजन है? टेम्परेट वाला रीजन रहेगा ये, है ना। इसके ऊपर तो फिर इक्वेटर, वो आपका पोल्स आ जाएगा, तो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई, और ये आपका हो जाएगा सब पोलर लो, ठीक है। तो सब पोलर लो वाले रीजन में आपकी कौन सी विंड बहती है? आपको पता है, दे आर योर वेस्टर्लीज, है ना, वेस्टर्लीज बहती है। और उसमें भी आपको पता है कि जनरल कंसेप्ट क्या है कि विंड हाई से लो की तरफ को जाती है, तो ऐसे सीधे जानी चाहिए, मतलब अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो कॉरियोलिस का इफेक्ट आएगा, तो विंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड बहेगी, यानी कि इस तरफ को ऐसे, समझ गए। तो अब देखिए हो क्या रहा है, सहारा डेजर्ट से जो, एक मिनट, इसको अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, इसको मैं ऐसे, सॉरी, इसको अगर मैं ऐसे रेड कलर कर लेता हूं, सॉरी ब्लैक कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर वाली कौन सी विंड है? दीज आर योर वेस्टर्लीज, है ना, ये वेस्टर्लीज है। और ये जो मैंने नीचे रेड कलर में दिखाई है, दीज आर योर ट्रेड विंड्स। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ट्रेड विंड्स तो बारिश ला सकती हैं, है ना, ट्रेड विंड्स बारिश ला सकती हैं, लेकिन ये सहारा डेजर्ट से बाहर की तरफ को बह रही है, ऑफ शोर है ना। ऑन शोर कैसी होती? अगर मान लीजिए इधर की तरफ से बारिश आ रही होती तो वो ऑनशोर हो सकती थी, मतलब कहीं ऐसी जगह से बारिश आनी चाहिए जहां पर वो मॉइस्चर को कैरी कर सके, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वेस्टर्लीज की हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्लीज भी आप देख रहे हैं कि सहारा डेजर्ट से दूर जा रही है, उससे बाहर की तरफ को जा रही है ना। आप कहीं पर भी उसको जाके देख लेंगे, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे तो फिर वो इस तरीके से बहने लगेंगी, मतलब ऐसे बहने लगेंगी जो वेस्टर्लीज होंगी। तो उससे भी क्या होगा कि विंड जो यहाँ पर है वो मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती और इसलिए बारिश नहीं होगी, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद क्या लिखा है कि वट एवर विंड्स रीच द डेजर्ट्स ब्लो फ्रॉम कूलर टू वार्मर रीजन्स। जो भी बारिश कहां पर पहुंच रही है, डेजर्ट्स में पहुंच रही है, वो कूलर रीजन से वार्मर रीजन की तरफ को बह रही है। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि कूलर रीजन से वार्मर रीजन की तरफ को जो है वो विंड बह रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, देयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लोवर्ड, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि हवा वार्मर रीजन की तरफ को आती जाएगी तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जितना वो मैक्सिमम कैरी कर सकता है। लेकिन वो कैरी कर कहाँ रहा है, एक्चुअली तो कैरी कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि कैरी तो तब करेगा जब वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर से पास करेगा, तो उस वजह से कंडेंसेशन फिर पॉसिबल नहीं है, ये भी बात है।
फिर एक चीज ये है कि देयर इज स्कार्सली एनी क्लाउड इन द कंटिन्यूअस ब्लू स्काई, आसमान वहां पर लगातार नीला बना हुआ है और उसमें कोई भी बादल नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो, 60% आपको कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी, और अगर आप डेजर्ट के इंटीरियर में पहुंच जाएंगे तो वो सिर्फ 30% के आसपास ही रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो भी मॉइस्चर आ भी रहा है, मतलब ये 30% 60% थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, और डेजर्ट्स आर दस द रीजन्स ऑफ परमानेंट ड्राउट। तो इसलिए डेजर्ट्स या रेगिस्तान जो है वो ऐसे रीजन बन जाते हैं जहां पर क्या है, देयर इज परमानेंट ड्राउट, यानी कि हमेशा के लिए वहां पर स्थायी रूप से वहां पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। आई होप ये चीज आप यहां पर समझ गए। इसके बाद क्या लिखा है कि प्रेसिपिटेशन इज बोथ स्कार्स एंड मोस्ट रिलायबल अनरिलायबल, यानी कि एक तो बारिश कम है और दूसरी कम भी है तो वो रिलायबल भी नहीं है, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि बारिश किस समय में होगी। जैसे ऊपर दिया था कि 4 साल तक कोई बारिश नहीं हुई, फिर एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वो अनरिलायबल भी है। जैसे कि अगर हम कोस्टल रीजन स्टेशन लाइक मसावा ऑन द रेड सी की बात करें, जो कि जिसका डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला जो ऊपर फिगर आपको दिखाऊंगा मैं वो उसी का डेटा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि इट रिसीव्स लाइट स्कैटर्ड शावर्स फ्रॉम दी ऑन शोर विंड्स अमाउंटिंग टू 5.9 इंचेस फॉर अ ईयर, यानी कि जो टोटल बारिश हो रही है वो लगभग 6 इंच के आसपास हो रही है। अब इसी का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर कोल्ड करंट रहेंगे, इंडिकेटेड बाय द एरो इन फिगर 131 गिव्स राइज टू मिस्ट एंड फॉग्स बाय चिलिंग द ऑन कमिंग एयर, यानी कि आप हर तरीके के कॉन्टिनेंट जो है उसके वेस्टर्न कोस्ट की बात कर लीजिए। अगर आप अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की बात कर दीजिए तो आपके पास बेंगुएला करंट है, आप ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर लीजिए तो उसके वेस्ट में आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो उसके वेस्ट में आपका पेरुवियन करंट है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले तो आपके पास कैलिफोर्नियन करंट है। अगर आप ये जो यूरोप या नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है वहां की बात कर ले तो आपके पास कैनरीज करंट है। तो ये सारे के सारे कैसे करंट है, कोल्ड करंट है ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर ज्यादातर डेजर्ट जो है वो लाइक कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा सूखे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि वहां पर मिस्ट फॉग जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कोल्ड करंट है, बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो वहां पर मिस्ट या फॉग जो है वो हो सकता है। लेकिन मिस्ट या फॉग होने से बारिश का कोई लेना देना नहीं है ना, बारिश वहां पर नहीं होगी। अब दिस एयर इज लेटर वार्म्ड बाय कांटेक्ट विद द हॉट लैंड एंड लिटिल रेन फॉल्स। तो होता क्या है कि ये जो ठंडी हवाएं हैं है ना, जो कोल्ड करंट की वजह से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उस वजह से क्या होगा कि वो भी हॉट लैंड के कांटेक्ट में आएगी, तो थोड़ा बहुत क्या होगी, बारिश वहां पर होगी। इसके बाद ये जो कोल्ड करंट है, जैसे कोल्ड यहां पर नाम दिया है पेरुवियन करंट का, तो उसका जो डेसिकेटिंग इफेक्ट है, डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब होता है आप कह सकते हैं ड्राइंग इफेक्ट, सुखाने वाला इफेक्ट है ना। और ये कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, अलोंग द चिलियन कोस्ट। चिलियन कोस्ट मतलब जो साउथ अमेरिका का चिली कंट्री है वहां पर वो इतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड है दैट द मीन एनुअल रेनफॉल फॉर द अटाकामा डेजर्ट इज नॉट मोर देन हाफ अ इंच। यानी कि ये जो डेसिकेटिंग इफेक्ट या ड्राइंग इफेक्ट है कोल्ड पेरुवियन करंट का, वो इतना ज्यादा पावरफुल है या इतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड है कि अटाकामा डेजर्ट में जो है साल भर में आधे इंच से ज्यादा बारिश नहीं होती है। और रेन जो होती भी है वो एज वॉयलेंट थंडर स्टॉर्म्स होती है ऑफ द कन्वेक्शनल टाइप, है ना। थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा, जैसे गर्मियों के दिनों में मैंने आपको बताया था कि जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वहां से क्या होता है, विंड एयर की डेंसिटी कम होती है, ऊपर की तरफ को उठती है, तो जो उस तरीके की बारिश है कन्वेक्शनल रेनफॉल वो होती है ना। इट बर्स्ट सडनली, और अचानक से हो जाती है, एंड पोर कंटिन्यूसली फॉर अ फ्यू आवर्स, एकदम से बारिश स्टार्ट होती है और कुछ घंटों तक बारिश जो है वो होती रहती है ओवर स्मॉल एरियाज, यानी कि बहुत बड़े एरिया में नहीं होगी, छोटे से एरिया में वो बारिश जो है होती रहेगी। एन इंच और मोर में बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल शावर, यानी कि एक शावर में एक या उससे ज्यादा इंच भी बारिश हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बारिश बहुत ही कम है। थंडरस्टॉर्म जो है वो इतने ज्यादा वायलेंट होते हैं एंड कम सो सडनली दैट इट हैज डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेज ऑन डेजर्ट लैंडफॉल्स। अब जो थंडरस्टॉर्म है, जो तूफान वगैरह है, वो इतने ज्यादा वायलेंट होते हैं, मतलब इतने ज्यादा भयानक होते हैं और इतनी जल्दी से आते हैं कि उसका डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के ऊपर डिजास्ट्रस कंसिक्वेंस मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, डिजास्टर पहुंचाने वाला परिणाम देखने को मिलता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो डेजर्ट्स आर सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स ऑन द अर्थ एंड हैव हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द एयर। यानी कि डेजर्ट्स एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर
सबसे ज़्यादा गर्म तो है ही है। और अगर हम पूरे के पूरे साल में बात करें तो वहाँ पर अगर पूरे के पूरे अर्थ में कहीं पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो वो हमें डेजर्ट्स में ही मिलेगा। डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर कोई कोल्ड सीजन नहीं है ना, क्योंकि कोल्ड सीजन है नहीं। और जो एवरेज समर टेम्परेचर है वो लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। जो हाईएस्ट शेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अभी तक, अगर आप नेट पर भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको यही जगह का नाम दिखाई देगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन दी अर्थ, और वो भी कैसा है, शेड टेम्परेचर, यानी कि धूप में नहीं नापा है हमने, शेड में नापा है। वो है 136 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, जो कि अल अजीजिया है ना। अल अजीजिया ये आपके बेसिकली लिबिया अगर आप जाएंगे, मतलब सहारा जो डेजर्ट है, सहारा आपका कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में, वहां पर अगर आप देखेंगे लिबिया त्रिपोली, उसके लगभग 25 माइल दूर है ये जगह, दैट इज अल अजीजिया। यहां पर 13 सितंबर 1922 को हुआ था 136 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो ये सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर है जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है अर्थ के ऊपर। इसके बाद जो डेज हैं वो अनबियरेबली हॉट है, मतलब जो दिन है वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, असहनीय गर्मी होती है। और जो ओपन बैरन सैंड्स है वहां पर 170 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जाता है। ओपन बैरन सैंड मतलब जहां पर खुले रेगिस्तान है, जहां पर धूप ही धूप है, रेत ही रेत है, कुछ है नहीं, बैरन है ना। जहां पर भी वेजिटेशन वगैरह होती है वहां पर तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम हो ही जाता है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। अब द रीजंस फॉर द हाई टेम्परेचर्स आर ऑब्वियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के पीछे कारण या रीज़न क्या है? एक तो क्लियर क्लाउडलेस स्काई है, यानी कि बादल बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंस इंसोलेशन है, यानी कि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो गर्मी पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा तीव्र या इंटेंस है। एयर कैसी है? ड्राई है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन है तो एयर जो है उसमें मॉइस्चर है नहीं, और उसकी वजह से वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो कोस्टल डेजर्ट्स हैं, दे आर द वर्च्यू ऑफ देयर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करेंट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर। जो कोस्टल डेजर्ट्स हैं वहां पर थोड़ा सा चीजें अलग है। कोस्टल डेजर्ट्स मतलब ऐसे डेजर्ट्स जो तट के पास है, वहां पर क्या होगा, एक तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है ना। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस में मतलब वही जो कॉन्टिनेंटलिटी वाला इफेक्ट है उसका जस्ट अपोजिट, कि जो भी जगह वाटर बॉडी के पास होगी वहां का टेम्परेचर मॉडरेट होगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। और उसके बाद कोल्ड करेंट्स की वजह से कूलिंग इफेक्ट भी है, तो वहां पर क्या है, लोअर टेम्परेचर होंगे। जैसे अरिका की अगर हम बात कर लें, वहां का मीन एनुअल टेम्परेचर लगभग 66 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। इक्विक की अगर हम बात कर लें, दैट इज एट दी अटाकामा डेजर्ट, वहां का 65 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर साउथ वेस्ट अफ्रीका के वेल्विस बे की बात कर लें तो 63 फ़ारेनहाइट है। दो हॉटेस्ट मंथ्स जो है वो यहाँ पर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाते, और जो एनुअल टेम्परेचर की रेंज है वो भी काफ़ी कम है, लगभग 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। अरिका में बात कर लें तो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इक्विक की बात कर लें तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वेल्विस बे की बात कर लें तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन जो डेजर्ट के इंटीरियर है, यानी कि जो अंदरूनी वाले एरिया है जहां पर वाटर बॉडी पास में अवेलेबल नहीं है, दे हाउएवर एक्सपीरियंस मच हायर समर टेम्परेचर्स एंड द विंटर मंथ्स आर रादर कोल्ड। देखिए ये कंसेप्ट है चैप्टर 14 में। अगर आपको कॉन्टिनेंटलिटी वाली जो बात मैंने आपको समझाई थी कि जो भी जगह, जो भी प्लेस वाटर बॉडी के जितने पास होगी वहां पर उतना ही टेम्परेचर्स मॉडरेट होंगे, यानी कि गर्मी में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दी में उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी, ठंडी नहीं पड़ेगी। और जो जगह जमीन से वाटर बॉडी से जितनी ज़्यादा दूर है वहां पर उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो उतना ही ज़्यादा होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंटीरियर वाले डेजर्ट्स है वहां पर आप देखिए, जैसे सहारा डेजर्ट के आप सहाला में देखेंगे तो टेम्परेचर जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है हॉटेस्ट मंथ में, और कोल्डेस्ट मंथ में अगर आप बात करेंगे तो टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, यानी कि जो एनुअल रेंज बन गई वो बन गई 44 डिग्री फ़ारेनहाइट की, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम यूमा की बात करें जो आपके यूएसए के एरिजोना में है, तो वहां पर 36 डिग्री है एनुअल रेंज। जैकोबाबाद की बात करें तो 41 डिग्री है ना। और इन कंपैरिजन टू द स्टेशन मसावा दैट इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर लोकेटेड नियर द कोस्ट फेसिंग द रेड सी हैज ओनली अ मॉडरेट रेंज ऑफ 17 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि वही बात है कि जो समुद्र के पास है वहां पर क्या है कि रेंज काफी कम है, और जो समुद्र से जितनी दूर है वहां पर उतनी ही ज्यादा रेंज रहेगी, यानी कि गर्मी में उतनी ज्यादा गर्मी, सर्दी में उतनी ज्यादा ठंड रहेगी।
अब यहाँ पर जो ये लिखा गया है मसावा स्टेशन का, यहाँ पर दिया है कि हॉटेस्ट मंथ जुलाई है 95 डिग्री का, और कोल्डेस्ट मंथ जो है वो जनवरी है, दैट इज 78 डिग्री का। तो 95 माइनस 78 आप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 17 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। और यहाँ पर देखिए ये मैप में जो चीज़ है ये दी भी है कि प्लेस आपको दी है, इसका एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई दी है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है वो दिया है, और एनुअल टेम्परेचर रेंज आपको दी है, दैट इज 95 माइनस 78। तो ये 1.7 नहीं होगा, इसको आप हटा देंगे, दिस इज 17 फ़ारेनहाइट, 17 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा दिया है दैट इज योर चाइना के कशगर में, इसके बारे में भी आगे देखते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मिड लैटिट्यूड है, इसके बारे में आगे देखते हैं। फिलहाल आप ये जो है आई होप कि इसको समझ गए होंगे कि हॉट डेजर्ट में भी हमने दिखाया है जो कॉन्टिनेंट के पास है वहां पर, ठीक है, नियर टू वाटर, जो वाटर के पास है वहां की ये चीज दिखाई जा रही है कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट है। आई होप ये चीज आप यहां से समझ गए होंगे। इसके बाद जो डायरनल रेंज है टेम्परेचर की इन द डेजर्ट्स इज वेरी ग्रेट, है ना। यहां पर बेसिकली क्या होता है, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में जो डायरनल रेंज है वो भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दिन के समय पे, पहली बात तो डायरनल रेंज का मतलब क्या होता है अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि दिन के समय पे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, इंटेंस इंसोलेशन हो रहा है बाय डे इन अ रीजन ऑफ ड्राई एयर एंड नो क्लाउड्स, ऊपर से बादल भी नहीं बन रहे हैं, तो कॉजेज द टेम्परेचर टू राइज विद द सन। तो दिन में जब सूरज आएगा तो उस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बैरन ग्राउंड्स है इज सो इंटेंसली हीटेड दैट बाय नून पर्टिकुलरली इन समर आर रिकॉर्डिंग आ रीडिंग ऑफ 120 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉमन। यानी कि जो बैरन जगह है जहां पर खुला है, कुछ भी बारिश वगैरह नहीं है, कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, वहां पर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर दिन के समय में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही सनसेट यानी कि जैसे ही सूर्यास्त होगा, सूरज छिपेगा, लैंड जो है वो अपनी हीट उतनी ही तेजी से लूज करना शुरू करेगी बाय रेडिएशन। क्योंकि यही देखिए ये सारा वही कंसेप्ट चल रहा है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म हो रही है उतनी जल्दी ठंडी हो रही है, सारा कंसेप्ट वही है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 13 और 14 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके कंसेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगर वो सारे कंसेप्ट्स आपको याद है तो इन चैप्टर्स में जो भी चीज दी है वो जस्ट उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन है, हम उन कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा है कि जैसे ही सूर्यास्त होगा लैंड अपनी हीट क्विकली जो है वो लूज करना शुरू करेगी रेडिएशन के थ्रू, और जो मरकरी कॉलम इन द थर्मोमीटर है वो ड्रॉप कर जाएगा। अब ये इन्होंने लिखा है मरकरी कॉलम इन द थर्मोमीटर, इसकी जगह अगर ये टेम्परेचर भी लिख देते हैं तो कोई इनको नुकसान नहीं होना था, लेकिन ठीक है, एक लिखने का तरीका होता है। उन्होंने लिख दिया कि मरकरी कॉलम इन द थर्मोमीटर, मतलब टेम्परेचर जो है वो मीन टेम्परेचर से भी कम आ जाएगा। जो डेली टेम्परेचर रेंज है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, वो काफ़ी कॉमन है ना। लेकिन अगर हम डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें, यानी कि जो हमारा ऊपर मोआवे डेजर्ट है वहां पर अगर बात करें तो वहां की जो डायरनल रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की डायरनल रेंज देखने को मिलती है। ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि रात के समय में, और वो भी विंटर के टाइम पर, रात के समय में फ्रॉस्ट हो सकता है, क्योंकि रात का टेम्परेचर देखिए काफी कम हो रहा है, तो इसलिए वहां पर फ्रॉस्ट हो सकता है। और दीज एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स मेक डेजर्ट लिविंग मोस्ट ट्राइंग का मतलब कि इतने जो एक्सट्रीम है कि दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, रात को बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो उस वजह से यहाँ की जो एक लाइफ है, या फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि रहना जो है वो ट्राइंग है। ट्राइंग कहने का मतलब है कि जिससे डील करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस यहां पर रहने के लिए है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द डेजर्ट पीपल वेयर थिक गाउन्स ऑल डे लॉन्ग। तो हमें इससे ये चीज पता लगती है कि जो डेजर्ट पे रहने वाले लोग हैं वो थिक गाउन्स पूरे दिन क्यों पहने रहते हैं। क्योंकि उसका एक तो कारण यह है कि दिन में जो ग्लेयरिंग हीट है, यानी कि जो बहुत तेज चमकती हुई रोशनी है या धूप है, उससे बचने के लिए, और रात को तो वहां पर चिलिंग फ्रॉस्ट यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी फ्रॉस्ट हो रही है, उससे बचने के लिए। एंड नॉट टू मेंशन द सैंड ग्रेन्स दैट आर कैरीड बाय द विंड। और ये भी एक कारण है कि विंड अगर चलेगी तो वहां पर सूखा है, रेत ही रेत है, तो सारी की सारी सैंड ग्रेन जो है वो उड़ के आएगी, तो उससे बचने के लिए भी वो इस तरीके के थिक गाउन्स जो है वो पहनते हैं। तो आई होप कि यहां तक जो है आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की, तो ये तो हमने सारी अभी तो हॉट डेजर्ट की बात करी। अब अगर हम मिड लैटिट्यूड डेजर्ट की बात करें तो वहां पर क्या है, देखिए द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स
आर इन मैनी वेज सिमिलर टू दोज ऑफ द हॉट डेजर्ट, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग आप कहें कि हॉट डेजर्ट के जैसी ही है। एरिडिटी तो वहां पर भी है, एरिडिटी इज द की नोट। दीज इनलैंड बेसिन्स लाई 100 of miles from the sea and are sheltered by the high mountains on all around them। अब ये एक तो इनलैंड बेसिन्स है, इनलैंड बेसिन मतलब ये समुद्र से बहुत दूर है, 100 of miles अवे है, और साथ ही साथ इनके चारों तरफ पर क्या है, हाई माउंटेन्स भी है। तो एज अ रिजल्ट दे आर कट ऑफ फ्रॉम द रेन बियरिंग विंड्स, यानी कि यहां पर किसी भी तरीके की जो विंड, ऐसी विंड जो बारिश ला सकती है, वो यहां पर नहीं आएगी। अब यहां पर थोड़ा बहुत जो बारिश होती है वो ओकेजनली डिप्रेशंस बनते हैं। डिप्रेशंस मतलब जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह है, वो मतलब साइक्लोन्स कह सकते हैं, ट्रॉपिकल तो यहां पर नहीं होगा, टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह बन सकते हैं, वो यहां पर बनेगा जहां पर सेंटर पे एक लो प्रेशर जोन बनेगा और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर जोन बनेगा। तो कभी कभी ये जो इस तरीके का डिप्रेशन है या जो साइक्लोन बनेंगे वो एशियाटिक कॉन्टिनेंटल मास को पेनिट्रेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर बारिश जो है वो विंटर के समय में ला सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स जो है मे ब्लेस द पास्ड लैंड विद ब्रीफ शावर्स इन समर। और गर्मी में क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स जो है वो पार्च्ड लैंड, यानी कि जो बिल्कुल सूखी हुई जमीन है उस पर थोड़ा बहुत एक ब्लेसिंग की तरह, यानी कि थोड़ा बहुत बारिश उसमें कर सकते हैं, एक उसको वरदान की तरह बारिश उसमें हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि जो काशगर है, कहाँ पर, गोबी डेजर्ट जो है उसके वेस्टर्न चाइना वाले रीजन में आप देखेंगे तो काशगर है, वहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग कितनी है, 3.5 इंच की टोटल बारिश है। 3.5 इंच की एनुअल प्रेसिपिटेशन वो समर में ही हो रही है ना। एंड ड्यू टू देयर कोल्डनेस एंड एलिवेशन स्नो फॉल्स इन द विंटर। और कोल्डनेस भी है और एलिवेशन भी है, क्योंकि देखिए आप यहां पर जाके देखिए, पीछे वाले में मैंने आपको दिखाया है कि इसकी एलिवेशन आप देखिए कितना ज्यादा है, समुद्र तल से 4255 फीट की ऊंचाई पर, तो काफी ऊंचाई वाले एरिया में यह है। तो इसलिए यहां पर सर्दियों में जो है वो क्या होती है, बर्फबारी भी होती है ना। और इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। अब इसके जो फिगर है उससे हमें यह भी पता लग रहा है कि यहां पर जो समर है वो बहुत ज्यादा हॉट है ना। कि काशगर की अगर हम बात करें तो जुलाई में लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, और विंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, जब 2 मंथ का टेम्परेचर आपको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर अगर ये फिगर में एनालाइज करें तो आपको ये जो 2 महीने दिख रहे हैं, आपको पता है कि ये टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है। और मैंने आपको पहले दिन, जिस दिन हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर 13 में, जब हम कन्वर्जन सीख रहे थे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू और इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको बोल सकते हैं। तो जहां पर भी टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आपको दिख रहा है, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। तो 32 लगभग आप ये 30 की लाइन मान लीजिए, तो यानी कि एक ये वाला महीना हो गया, और लगभग आप एक कह सकते हैं एक ये वाला महीना हो गया। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि 2 महीने जो है उसमें क्या है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज्यादा है, 58 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, जो कि हॉट डेजर्ट से काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों है देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर लगभग 20-22 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास दिख रहा है सबसे कम, और सबसे ज्यादा आपको लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास दिख रहा है। तो आप अगर इसकी एनुअल रेंज निकालेंगे तो आपको ये डेटा देखने को मिलेगा, 80 डिग्री माइनस 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 58 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास एनुअल रेंज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। और बारिश की बात भी क्या लिखी थी कि मोस्ट ऑफ दी जो रेनफॉल है वो कब हो रहा है, वो आपका ये समर के महीने में हो रहा है, जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। और टोटल आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज 1 इंच से नीचे ही है। तो कुल मिला के जो बारिश है वो कितनी हो रही थी, 3.5 इंच, और उसमें से भी ऑलमोस्ट सारी बारिश जो है वो गर्मियों के दिनों में ही हो रही है। आई होप ये चीज आप यहां पर समझ गए होंगे। अभी जो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है, दैट अकाउंट्स फॉर दीज एक्सट्रीम इन द टेम्परेचर, ये तो हमें पता ही है, कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट रहेगा, तो वहां पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी। विंटर्स जो है दे आर ऑफन सीवियर, है ना। विंटर्स भी जो है वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जो लेक्स वगैरह हैं वो जम जाते हैं, रिवर्स जम जाती है। और स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स हैं दैट ब्लो ऑल द टाइम, और बहुत जो कोल्ड विंड्स हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वो हर समय बहती रहती हैं। लेकिन जब समर की शुरुआत होती है, जब अर्ली समर का टाइम होता है, तो उस समय आइस थॉज, आइस मतलब उस समय क्या होती है, बर्फ उस समय पिघलती है। और बर्फ अगर उस समय पिघलती है तो फ्लड जो है, काफी जगह पर बाढ़ वगैरह आने का खतरा रहता है। द ग्रेटेस्ट इनहिबिटिंग फैक्टर्स टू सेटलमेंट आर द विंटर कोल्ड एंड द परमानेंट एरिडिटी बिसाइड्स रिमोटनेस फ्रॉम द
सी। तो यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही मुश्किल है ना, या फिर ऐसे फैक्टर जो सेटलमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक तो ये है कि विंटर बहुत ज़्यादा है, विंटर कोल्ड है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंडी होगी, मतलब 0 डिग्री से नीचे सेल्सियस की हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और साथ ही साथ एरिडिटी जो है वो परमानेंट है, सूखा जो है वो परमानेंट है वहाँ पर। और दूसरी बात ये भी है कि समुद्र से उसकी रिमोटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके भी अपने जो है नुकसान है कि समुद्र से अगर चीज़ें दूर होंगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह फिर ट्रैवल कैसे करेंगे, कांटेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप कैसे करेंगे, है ना। वो अभी हम आगे जाके इसी चैप्टर में जब हम वहाँ के लोगों के बारे में, जो ह्यूमन लाइफ है डेजर्ट्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम समझ जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें जो आगे ये डेजर्ट वेजिटेशन वाली बात है कि यहाँ पर कौन कौन से तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है, हालांकि आपको पता है डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगी, तो जिस भी तरीके की वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर फिर ह्यूमन लाइफ कैसी है, किस किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका सेटलमेंट का तरीका कैसा है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के अगर आप इच्छुक हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने आपको बताया सारे के सारे वीडियोस आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे, एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, 2 साल की वैलिडिटी वगैरह रहेगी, और वो भी सब कुछ मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पर। तो अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स एक्सेस करने में, कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।